हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट केस लॉ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपकी IB 17 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। लोग यही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर हम इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट याद कैसे करें और उसको हम लोग तैयार कैसे करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा केस लॉ है तो उनको दिक्कत आ रही है। तो आपको एक चीज़ जानना है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लैंडमार्क जो केस हैं उनके अगर आपको उनका फैक्ट पता है, उसकी स्टोरी क्या है, तो आपको आसानी होगी। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि मिस ए सुंदरबाला वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा दमन एंड दीव, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक लैंडमार्क जजमेंट है जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो 1947 का है उसमें उसके थ्रू है और उसी एक्ट के पे आधार पे ये इम्पोर्टेंट केस लॉ है। तो सबसे पहले इसका हम लोग केस लॉ का जो फैक्ट है वो जान लेते हैं, क्योंकि जो ये केस में जो केस लॉ है ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का सेक्शन 2S एंड 2J इंडस्ट्री और वर्कमैन के पे आधारित केस लॉ है, जो कि ये बताता है कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि उसको एज ए इंडस्ट्री की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, और जहाँ उसमें जो टीचर है उसको एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, एज ए वर्कमैन की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। तो ये जो केस लॉ है ये उसी पे आधारित है, तो इसलिए मैंने इसमें आपको लिख भी दिया है, तो आप इसको एक एक लाइन पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। फिर इसके बारे में इसके हम लोग शॉर्ट स्टोरी भी पता करेंगे कि इसमें हुआ क्या केस लॉ में। लेकिन आपको ये जानना है कि ये जो केस लॉ है किस पे आधारित है, 2S एंड 2J पे, जो कि जो इंडस्ट्री है और जो वर्कमैन है एज ए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज ए इंडस्ट्री की तरह वर्क किया जाना चाहिए, और जो टीचर है वो एम्प्लॉय जो होगी उसको वर्कमैन की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। अब इसकी चलो हम लोग कहानी जान लेते हैं कि आखिर इस केस में कहा क्या गया था। जो इसमें जो एक अप्लाइंट थी जो कि एक स्कूल टीचर थी, वहाँ पे स्कूल के में पढ़ाती थी, तो उसको उसकी सर्विस से उसको टर्मिनेट किया जाता है उसके मैनेजमेंट द्वारा, और वो काफ़ी ज़्यादा इसका प्रयास करती है कि उसका जो टर्मिनेशन है वो कैंसिल हो जाए, और लेकिन वो उसका कोई सक्सेस नहीं मिलता है। फिर वह इसके खिलाफ एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में केस करती है, मतलब कि जो लेबर कोर्ट जो होता है, तो जहाँ पे कंसलेशन ऑफिसर एक अपॉइंटमेंट किया जाता है उस एक्ट के थ्रू। तो जो कंपनी कंसलेशन जो प्रोसीडिंग होती है वो फेल हो जाती है, और जो कंसलेशन ऑफिसर होता है वो एक रिपोर्ट लगाता है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट खिलाफ, कि गवर्नमेंट ये इस बात को ये कंसीडर करती है कि जो सेक्शन 10 है, मतलब जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का 1947 में जो सेक्शन 10 है, जिसमें अगर कोई डिस्प्यूट होता है उसका सेटलमेंट आप सेक्शन 10 के थ्रू आप कर सकते हैं। तो उसमें जब वो रिपोर्ट लगाता है जो कंसलेशन ऑफिसर, तो उसमें ये गवर्नमेंट ये कंक्लूजन पे निकलती है कि जो एप्लेंट है वो एक जब वाज नॉट वर्कमैन, यानी कि जो एप्लेंट है वो एक वर्कमैन नहीं है, और वह इस एक्ट में डिफाइन नहीं किया जा सकता, जिसके कारण उसको सेक्शन 10 का कोई भी लाभ दिया जाना चाहिए। जिसके कारण एप्लेंट इसके बाद फाइल करती है एक रिट पिटीशन है हाई कोर्ट में, और ये मांग करती है कि एक मैंडेमेंस डायरेक्शन हो जाए कि जो सेक्शन 10(1)(c) जिस लेबर कोड और जो उसकी जो वैलिडिटी है टर्मिनेशन ऑफ सर्विस जो कि मैनेजमेंट द्वारा किया गया है उस पर विचार करें। जहां हाई कोर्ट इस बात को देखते हुए ये पॉइंट रखते हुए उसकी जो पिटीशन उसने जो फाइल किया था एप्लेंट ने उसकी को भी डिसमिस कर देता है, और कोर्ट ये पॉइंट रखता है कि जो एप्लेंट है वो भी एक वर्कमैन नहीं है। फिर इस अपील को स्पेशली के खिलाफ जो जजमेंट वो हाई कोर्ट क्या करता है, उसको डिसमिस कर देता है। फिर इसके बाद जो एप्लेंट होती है यानी कि जो टीचर होती है वो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट इस पॉइंट दोनों साइड की बातों को सुनता है और ये डिस्कस कंक्लूजन निकालता है कि जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उसको भी एक इंडस्ट्री की तरह ट्रीट करना चाहिए, और एक टीचर को भी एक जो एज एम्प्लॉय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरह ट्रीट करना चाहिए। जैसे अगर कोई इंस्टीट्यूट में हम ये कहें कि कोई प्राइमरी है, कोई सेकेंडरी है, कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो ऐसा नहीं है कि वो एजुकेशन को हम नहीं कह सकते वर्कमैन, जो कि अंडर सेक्शन 2S में डिफाइन किया गया था। फिर कोर्ट ने ये भी कहा कि जिस प्रकार यदि कोई एम्प्लॉय अगर इंडस्ट्री में है तो इसे नहीं कह सकते कि वह पर्सन उस इंडस्ट्री में नहीं है, और ना ही वह पर्सन वो सेक्शन 2S में डिफाइन होता है। तो कोर्ट इस सब बातों को पॉइंट्स रखते हुए और ये सब देखते हुए एप्लेंट के फेवर में बात सुनाती है और मैनेजमेंट को कहती है कि वह एप्लेंट को
40,000 रुपये जो उसका क्लेम है उसको पे करे, मैनेजमेंट को कहती है कि 40,000 उसको पे करे और उसको डायरेक्ट करती है कि 6 मंथली का जो इंस्टॉलमेंट है उसको 6 महीने के अंदर दे। इस साथ ही साथ कोर्ट ये भी कहती है कि आने वाले समय में कि जो भी अगर जो टीचर है, जो भी टीचर एज ए क्लास होता है, हम उसको इस बात से नहीं डिनाई कर सकते कि उसको जो बेनिफिट है वो सोशल जस्टिस को ना मिले। तो ये सब कोर्ट का व्यू था और कोर्ट अपने इस सब बातों को रखा। तो ये जो इम्पोर्टेंट केस लॉ है ये इसी पे आधारित है कि जो अगर टीचर है और उसको ऐसा नहीं कि उसको वर्कमैन नहीं कंसीडर किया जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये केस लॉ था। और आशा करते हैं ये जो केस लॉ आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको इसकी स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो आपको अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि मिस ए सुंदरबर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा दमन एंड दीव क्या केस किससे रिगार्डिंग था, केस किससे रिलेटेड करता था, सबसे पहले आपको इसका आंसर देना है। ये सेक्शन 2S एंड 2J पे आधारित था जो कि इंडस्ट्री ऑफ वर्कमैन पे आधारित था। दूसरा चीज़, ये जो केस था ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का केस था। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन इसको याद करना है। तो आशा करते हैं इस तरह के जो इंपॉर्टेंट केस ला है आपको हेल्पफुल होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो दिए गए कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और या दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।